आज हमें अपने उसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनाब अब्दुस तारीदी के बारे में बात करनी है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी, उनका कंट्रीब्यूशन को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम जो दुनिया में इस किस्म की अटेम्प्ट्स, पर्सनैलिटी, फाउंडेशन, अदारे जो काम करते हैं इंटरनेशनल और नेशनल पेडिस्टल के ऊपर, उसके पैराडॉक्स और पैराडाइम और पैरामीटर्स क्या हैं, उनका मकसद, एम, हदफ और टारगेट क्या होता है, वो समझना ज़रूरी है ताकि हम ऐसे किसी भी काम से, कंट्रीब्यूशन से, अदारे से, शख्स से, फाउंडेशन से ना बदगुमान होकर उसे रांदा दरगाह या डी पार्ट कर दें, और ना बहुत ज़्यादा खुशफहम होकर हम वो उम्मीदें और वो काम और तवक्कुआत उस शख्स, अदारे, उस काम से वाबस्ता कर दें जो कि एक सोसाइटी या स्टेट जो सेहतमंद लाइंस पर चलने के बाद जिस तरक्की को हासिल करती है, हम किसी ऐसी तरक्की का ख्वाब उस शख्स से, उस अदारे से, उस फाउंडेशन से जोड़ लें। इसी गलतफहमी की वजह से इंटरनेशनली और नेशनल सतह पर, हत्ता के लोकल सतह के ऊपर भी बहुत सारे लोग नुकसान उठाते हैं, और वो नुकसान सिर्फ पर्सन, फर्द, सोसाइटी या स्टेट के दर्जे का ही नहीं बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल दर्जे का होता है। वो कैसे कि असल में इंटरनेशनल और नेशनल एस्टेब्लिशमेंट ऐसे डिप्राइव्ड, पुअर्स और हैव नॉट सोसाइटी का जो सेगमेंट है, उसके कथारसिस के लिए उनको एक लॉलीपॉप और झूठा बहरावा देने के लिए ऐसे शख्सियात और अदारे और ऐसी चैरिटीज़ कंट्रीब्यूट करती रहती है ताकि उनके जो पर्ल एंड पर्क्स हैं विद इन द सिस्टम, उनको किसी किस्म का नुकसान किसी भी ऐसी कावश फर्द की सतह पे हो, माशरे की सतह पे हो, या किसी मोब, रेवोल्यूशन या इनकलाब की सतह पे हो, नुकसान ना पहुंचाए, निज़ाम को तलपट ना कर दे, जिससे उनके पर्ज एंड पर्क कॉम्प्रोमाइज या डिमोलिश हो जाएंगे। ये बड़ा समझना ज़रूरी है। तो नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर इस्टेब्लिशमेंट का असल हदफ और एम इन चैरिटी से ये होता है कि वो इस सतह पर अपनी महकूम ऑब्जेक्ट्स, राया को जिंदा रखें, कि वो जिंदा तो रह सकें मगर वो किसी भी ऐसी जगह पर, सतह पर एज ए सिटीजन सोसाइटी ना पहुंच सकें कि जो अपने हाकिमों को चैलेंज कर सके, और बिल आखिर अपनी ग्रूमिंग, थिंकिंग और विजन से
निज़ाम ही को अपरूट कर दे, तो ना इतना वो ग्रूम्ड हो जाए और ना बिल्कुल ये सता हो जाए कि वो बिल्कुल जिंदा न रह सके, तो फिर जाहिर बात है उनकी चाकरी के लिए, उनके काम के लिए हार्ड वर्कर्स, या वो बात के लेमन टर्म में तांगे में जोतने के लिए गधे घोड़े कहाँ से दस्तयाब होंगे। तो इसलिए वो इस निज़ाम को सामने लाते हैं। इससे गरीब गुरबे की एक फौरी ज़रूरियात ही पूरी होती रहती हैं और इस उम्मीद के ऊपर निज़ाम के साथ घिसटता रहता है कि बिल आखिर मैं भी एक दिन किसी ना किसी इज्जत के मुकाम पर पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाऊंगी। इसी आस में वो कब्रों में उतरते रहते हैं। लेकिन ये चैरिटी का लॉलीपॉप उन्हें इस तरह बहलाता रहता है। ये बात अगर समझ आ गई हो तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आया असल हदफ और मकसद इस चैरिटी से, ऐसी पर्सनैलिटी से इस्टेब्लिशमेंट का क्या होता है, ताकि हम बहुत ज़्यादा खुशफहमी में इनसे वो वाले कामों की उम्मीदें ना करना शुरू कर दें कि जो इन्होंने कभी ना किए ना कभी करने। अब एक्सेप्शंस के दर्जे में जिसकी मिसाल हमारी जैसी कंट्रीज़ में, बड़े सगीर में, एशिया में अब्दुस्तार ईदी साहब जैसे लोग हैं, ये एक्सेप्शंस वाली पर्सनैलिटी कि जो वाकई ही या तो अपने विजन की वजह से वो ये बावर कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि जब तक एक आम आदमी इंसान की बुनियादी ज़रूरियात ना पूरी हों तो उसकी फ़िक्री सतह भी कभी बुलंद नहीं होगी, वो ग्रूम्ड भी नहीं होगा, वो डिसिप्लिन भी नहीं होगा। या तो इस विजन की वजह समझ के वो इस काम में आते हैं, या फिर अपना उनका कोई दुख, कोई ग्रीवियंसेस, कोई महरूमी, कोई सदमा, कोई हादसा ऑल ऑफ सडन उन्हें इस रिफॉर्म और वेलफेयर के काम की तरफ लेके आता है। अब्दुल साहब की ज़िंदगी और उनका बचपन, उनकी गुर्बत ही असल में उन्हें तरफ से लेके आई। वैसे तो वो इतने विजनरी वेल थॉट पर्सनैलिटी नहीं थे, सादा से इंसान थे, लेकिन अपने इस दुख की वजह से इस काम में बला के सिंसियर होने की वजह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और पाकिस्तान की आवाम की बेइंतहा खिदमत की। तो ये एक्सेप्शन में है वरना असूल वही है। तो अब हमें इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस निज़ाम से बहुत ज़्यादा खुशफहम भी नहीं होना और ऐसी पर्सनैलिटी से जो काम कर रही हूँ, चाहे वो 100 में से 1-2 ही अब्दुल साइदी साहब जैसे, इनसे बदगुमान भी नहीं होना। लेकिन अब एक अहम नुक्ता और बात, ऐसी पर्सनैलिटी से भी हमें बहरहाल उनकी इज़्ज़त करनी है, एहतराम करना है, उनके साथ हद दर्जा ताउन करना है, लेकिन उनसे भी इतना खुशगुमान नहीं होना कि उनकी वेलफेयर की वजह से हम उन्हें वो काम और वो दर्जात और उन ओहदों पर बैठाने की तवक्कुआत करना शुरू कर दें जिसमें उनकी कंपेटेबिलिटी, जिसमें उनकी कॉम्पिटेंसी ना हो। क्योंकि मसला तब हल होता है किसी भी काम का लिए कि करने वाला सिंसियर भी हो, उस काम के लिए कॉम्पिटेंट भी हो। तो अब्दुल सारिदी साहब सिंसियर तो बहुत थे, लेकिन सादगी का उनका ये हाल था, खुद उनकी अपनी जो पर्सनैलिटी थी। अब्दुल सारिदी साहब जैसे काम तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन उन जैसा गेटअप नहीं कोई अपनाना चाहेगा। अब उनका ज़ाती मसला था, लेकिन बहरहाल ऐसा गेटअप भी नहीं होना चाहिए
कि जिसे अपनाने से कोई भी हेजिटेट करे। और दूसरी बात ये कि फिर ऐसे शख्स को बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। कुछ लकूनाज उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी पर्सनल मोटिवेशंस ऐसी थी जिसमें इन चीज़ों को ज़रा उन्होंने निगलेक्ट किया। वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी का वाक़या, उन्होंने जो दूसरी शादी की, इतने सादा आदमी की बेगम साहबा ने पैसे दौलत के लिए शादी की और आखिर एक रात एक दिन सारी जो बहुत सारी दौलत लेके फरार हो गई। अब वो सारी बात, सारा आवाम का पैसा था, वेलफेयर का पैसा था। अब्दुल अली साहब के पास अमानत था, उनका अपना पैसा भी होता है, उन्हें लूटना चाहिए आवाम का। तो बहरहाल ऐसा कॉम्पिटेंट और अवेयर ज़रूर आदमी को होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी का वो ज़ाती फैसला था उनका, वो चाहे जिससे मर्जी शादी करें, लेकिन जब वो इस दर्जे और पेडिस्टल की पर्सनैलिटी हैं तो उसमें अवाम तो शामिल हो गई। लेकिन चूँकि वो सिंसियर थे, एक इनकॉम्पिटेंसी की वजह से मामला हुआ, तो उस पर किसी भी पाकिस्तानी ने उन पर फ्रॉड का या ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया। लेकिन बहरहाल एक एनालिसिस करते हुए ऐसी पर्सनैलिटीज़ को अब्दुल सत्तार साहब की दी के इस इंसिडेंट से बहुत अवेयर रहना चाहिए, ताकि कोई भी किसी किस्म की मिस्टेक या ब्लंडर उनके कॉज और एम को अफेक्ट या कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। तो ये है अब्दुल सत्तार साहब का कंट्रीब्यूशन और हमारे नज़र में उसका स्टेटस। अब आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कैसे लगी। फिर आपसे इंशाल्लाह बात हो।